हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, और आज के लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म और ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक प्रोसेस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, उसको जानने से पहले, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहीं पर भी इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल होता है और डायफ्राम का रोल होता है कि किस तरह से इंस्पिरेशन होता है, किस तरह से एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होता है तो मैं दो बार डिस्कस करूंगा, एक बार अभी बता दे रहा हूँ, और एक बार जब हम लोग इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का प्रोसेस समझ लेंगे तो उसके बाद इसको फिर से दिखाएंगे। ठीक है, ताकि ये चीज डाउट ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, पेन सेलेक्ट कर लूं क्या। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जब कभी भी इंटरनल इंटरकॉस्टल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगा तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन किस कारण होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, इंस्पिरेशन। ठीक है, सांस अंदर लेते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इंस्पिरेशन के समय। और स्टर्नम जो है वो मूव्स, इट मूव्स द स्टर्नम एंड रिफ्ट आउटवर्ड। स्टर्नम और रिफ्ट क्या हो जाता है, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ मूव करता है। ऐसे जब हम लोग सांस लेते हैं तो बाहर की तरफ स्टर्नम और रिफ्ट मूव करता है। मतलब डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम क्या, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर में डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वहीं पर में हम लोग जब रिलैक्सेशन करते हैं, रिलैक्सेशन के समय यहाँ पर क्या, कौन सा मसल एक्टिव होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। देखो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों में हेल्प करता है, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अब क्या होगा, रिलैक्स होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपिरेशन, क्या करेंगे, एक्सपिरेशन, सांस छोड़ते हैं। ठीक है, सांस छोड़ते समय जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये अंदर की तरफ मूव करेगा। इनिशियली क्या हुआ था, ये बाहर आउटवर्ड की तरफ मूव किया था, आउटवर्ड मूव किया था। अब क्या करेगा, ये जो स्टर्नम है और रिब्स है ये अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस यहाँ पर में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस अब यहाँ पर में बोलते हैं कि डिक्रीज हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अब ये चीज समझ आ गया। अब देखो, जो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं बाद में इसको फिर से बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा जब इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन देख लेंगे तो। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के बारे में बात करें तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा। तो यहाँ पर में एक चीज बात समझ में आई कि जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वो क्या करता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन और रिलैक्स एक्सपिरेशन कराता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कराता है। ठीक है, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल फोर्सफुल एक्सपिरेशन। सही बात समझ में। चलो, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू और आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। एक तरह का प्रेशर ग्रेडियंट बनता है हमारे लंग्स में और बाहरी वाले एनवायरनमेंट में। ठीक है, लंग्स और एटमोस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, जिसके कारण हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, डायफ्राम होता है और एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ द मसल जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक है, देखो, तो ये बता दिया कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल किस तरह से हेल्प करता है ब्रीदिंग में। ठीक है, आगे भी डिस्कस करेंगे जब इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन जब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, यहाँ पर में जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। देखो, ये जो नॉर्मल रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है। लेकिन एक्सपिरेशन में कोई ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें 3 सेकंड का होता है नॉर्मली, और ये 2 सेकंड का। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग का बात करें, मतलब
एक मिनट में 12 से 16 बार कोई ह्यूमन ब्रीद कर सकता है, ठीक है, 12 या 16 बार एक मिनट में ब्रीद कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्पिरेशन कैसे होता है और एक्सपिरेशन कैसे होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है, देखो अब हम लोग देख लेते हैं इंस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो बाहर का प्रेशर होता है वो देखो कभी भी एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। जो बाहर का प्रेशर होता है वो 760 mm of Hg होता है, ठीक है। बाहर का प्रेशर 760 mm of Hg होता है, अंदर का प्रेशर 758 mm of Hg यहाँ पर में नॉर्मल होता है। जब हम लोग देखते हैं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर में मूव करेगा, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर में कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो मतलब क्या होगा कि जो ये एयर एयर जो मूव करेगा वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एटमॉस्फेयर से कहाँ मूव करेगा वो, लंग्स में, ठीक है। एटमोस्फेयर से कहाँ मूव करेगा वो, लंग्स में मूव करेगा, ठीक है। तो देखो बाहर में 76 mm of Hg है, अंदर में 758 mm of Hg है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है, मैं ये जस्ट इसके लिए लिखा हूँ। 760 और 750 है, तो यहाँ से यहाँ एयर क्या होता है, मूव करता है। अब जब यहाँ से यहाँ एयर मूव करेगा तो मुझे बताओ जो जो डायफ्राम है, डायफ्राम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब देखो डायफ्राम इस तरह से डोम शेप हो रहा, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर में, डायफ्राम जो है यहाँ पर में क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ कि शेप ऑफ द डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। शेप ऑफ द डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। देखो नॉर्मली तो इस तरह से रहता है, ठीक है, नॉर्मली डोम शेप होता है, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम का मूवमेंट की कहाँ होगा, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम कहाँ होता है, डाउनवर्ड, ठीक है। डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। मतलब देखो डायफ्राम का मूवमेंट मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज होगा और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस डिक्रीज होगा। डॉर्सो वेंट्रल मतलब, डॉर्सो वेंट्रल मतलब एक्सिस इंक्रीज होगा। यहाँ पर में दोनों इंक्रीज होता है। मतलब अगर शॉर्टकट में बात करें तो एपी एक्सिस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एपी एक्सिस इंक्रीज होगा एंटीरियर और वेंट्रल, एंटीरियर और पोस्टीरियर वेंट्रल, ठीक है। तो डीवी एक्सिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एपी डीवी याद रखो बस, इसका इंक्रीज डिक्रीज सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक चीज बताओ, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ अंदर में प्रेशर क्या है, कम है, तो अंदर में वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो वॉल्यूम पल्मोनरी जो वॉल्यूम है यहाँ पर में इंक्रीज होता हुआ दिखता है, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर में डिक्रीज होता है। मतलब जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है डिक्रीज होगा तभी तो एयर अंदर आएगा, ठीक है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर में डीवी एक्सिस इंक्रीज होता है, एपी एक्सिस इंक्रीज होता है। डीवी एक्सिस किस लिए इंक्रीज होता है, किसके कारण इंक्रीज होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के कारण, ठीक है। तो दो चीज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम में और ईआईसी में, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या होता है कि पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जो एयर है वो एयर क्या करता है, अंदर चला जाता है लंग्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। किस तरह से प्रोसेस हुआ, मोस्टली जो मसल के कारण ही प्रोसेस होता है ये सारा, ठीक है। तो मसल याद करो सब याद हो जाए, ठीक है। अब मैं ट्रिक भी बता दिया हूँ, एपीडीबी याद करो। एपीडीबी में इंस्पिरेशन में इंक्रीज होगा और एक्सपिरेशन में उससे उल्टा प्रोसेस समझ लो कि डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं बताओ कि रिब्स जो है वो क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम क्या होता है, उभार हो जाता है, मतलब रेज हो जाता है, ठीक है। तो रिब्स एंड स्टर्नम क्या होता है, यहाँ पर मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ, यूएफओ। यूएफओ, ठीक है, यूएफओ मतलब रिब्स कहा जाता है अपवर्ड, रिब्स कहा जाता है अपवर्ड, और दूसरा क्या लिख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड, एफ से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, यूएफओ से, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना।
अब स्टर्नम क्या करेगा, इंस्टर्नम जो स्टर्नम है वो किधर की तरफ, आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये कहाँ मूव करता है, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये सब लिख लेना पॉइंट इस तरह से, जिस तरह से मैं स्लाइड में लिखा हूँ इस तरह से पॉइंट लिखना। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से लिखो कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरमसल, और अगला पॉइंट ये लिखो, अगला पॉइंट ये लिखो, अगला पॉइंट ये लिखो, अगला पॉइंट ये लिखो। ठीक है, ये सब मैं समझा चुका हूँ, अभी मैं फिर से पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, स्टर्नम बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये साइज पहले ऐसे था, अब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, डायफ्राम कहाँ की तरफ मूव करेगा, एब्डोमिनल कैविटी। देखो ये एब्डोमेन है और ये थोरेक्स है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो टुवर्ड्स एब्डोमिनल, टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ये मूव करेगा। आई बात समझ में। शेप ऑफ द डायफ्राम आ गया फ्लैट। देखो अब इंस्पिरेशन क्या हुआ, वही चीज मैं जो समझाया वही चीज लिखे। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद द लंग्स, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो जहां प्रेशर कम है वो कौन सा प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा। ठीक है, तो जहां पर मेरे जो यहाँ पर में क्या होगा, यहाँ पर में नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर में नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन, ये जो एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इंस्पिरेशन क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मूव कर जाते हैं कहाँ, इंस्पिरेशन जब हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर में एक्सपिरेशन को देखते हैं। अब सेम उल्टा समझो, अब हम लोग सांस ले लिए, अब सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, सांस छोड़ो, सांस छोड़ना मतलब क्या होगा, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो डायफ्राम है यहाँ पर में रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, मतलब जो ये डायफ्राम फ्लैट हुआ था वो रिलैक्स मतलब अपने स्टेट में आ जाता है। ठीक है, डोम शेप में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर में डायफ्राम जो है ये क्या बोल सकते हैं, डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है, डोम शेप्ड हो जाता है डायफ्राम। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से था इनिशियली। ठीक है, इनिशियली इस तरह से था। ठीक, अब ये किस तरह से हो गया, इस तरह से डोम शेप हो गया। तो देखो यहाँ पर में ये डायफ्राम क्या हो रहा है, डोम शेप। ठीक है, चलो अब जब डायफ्राम में रिलैक्सेशन हो रहा है, तो जब डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा तो एपी एक्सिस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डीवी एक्सिस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्सपिरेशन में डिक्रीज होगा, मतलब वहीं पर में पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर में इंक्रीज होगा, क्योंकि अब यहाँ पर में 76 एम ऑफ एच है। अब जब सांस ले लिए, जितना भी हवा अंदर आ गया, तो वो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ के मान के चलो 762 एम ऑफ एच होगा। ठीक है, तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर में एयर मूव करेगा और CO2 बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स यहाँ पर में देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं एक्सपीरेशन। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और स्टर्नम कहाँ की तरफ मूव करेगा, वहां यूएफओ मूव किया था। ठीक है, अपवर्ड, यूएफओ अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इसका उल्टा समझो, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड हो गया, और दूसरा क्या हो गया, फॉरवर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। देखो तुम लोग छोटे क्लास में अपोजिट वर्ड पढ़े थे ना, अब यहाँ पर में काम आ रहा है। ठीक है, हर क्लास का महत्व होता है इसको से। ठीक है, फॉरवर्ड। और दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं आउटवर्ड गया था, तो अब इसमें कहाँ जाएगा, इनवर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा, इनवर्ड। ठीक है, अब स्टर्नम बताओ, स्टर्नम वहां पे आउटवर्ड गया था, यहाँ पर मैं स्टर्नम क्या जाएगा, वहां पर मैं फॉरवर्ड गया था, और यहाँ पर मैं कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, बस ठीक है। इससे हम लोग एनसीईआरटी का पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी एनसीईआरटी है इसको जाके आज जो लेक्चर के बाद इसको जाके पढ़ना जरूर। ठीक है, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का सारा पॉइंट यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एक्सपीरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्च अपवर्ड, ये आर्च ऊपर की तरफ अपवर्ड हो जाता है, मतलब डोम से। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, देखो अब जो तरीका आ रहा है ना, रटा रटा वाला नहीं है। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन चला है वो रटना रटाने वाला सिस्टम है। कॉन्सेप्ट को समझो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है,
जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ से कॉन्सेप्ट है। अब रट तो लोगों की हाँ ABCD तो याद तो रखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए कुछ चीज जो की पॉइंट्स होता है वो याद रखना पड़ता है, ये मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन समझो कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब ये उल्टा मत देख लेना कि AP एक्सिस में इंटरनल आउटफ्लो होता है, नहीं, DB एक्सिस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का एक्सिस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो, तो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का यहाँ पे मूवमेंट कहाँ होता है, टुवार्ड्स थोरेसिक कैविटी, ठीक है, टुवार्ड्स थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पर में थोरेसिक कैविटी की तरफ ये इसका मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सपिरेशन कब होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाइयर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर में कम है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर में ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, मतलब अंदर से बाहर, एयर एक्सपेल्ड आउट। ये चीज हो गया पूरा कॉन्सेप्ट का एक्सपिरेशन का, ठीक है, और ये पैसिव प्रोसेस होता है। आई बात समझ में? चलो, तो अब देखो कि अब एक चीज है कि यहाँ पर हम लोग जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज क्या है कि यहाँ पर फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो डायफ्राम है ना और EICM, जो ये दो मसल, नॉर्मल एक्सपिरेशन और रिलैक्सेशन, ये चीज तो पता है, मुझे भी पता, हाँ चलो ये चीज तो ठीक। बट डायफ्राम है और EICM है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक रिलैक्स करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इंस्पिरेशन होगा, और इस दोनों में रिलैक्सेशन होगा तो ये चीज क्लियर है। लेकिन वहीं पर में तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भी तो है और कुछ एब्डोमिनल मसल्स और होते हैं, ठीक है। उसमें अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन होने से क्या हो रहा था, एक्सपिरेशन हो रहा था, लेकिन जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेगा। मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन जो है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जोर से सांस ले रहे हैं, ऐसे सांस लिए जा रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली सांस ले रहे हैं, उससे और ज्यादा सांस लो, ऐसे और ज्यादा सांस लो, उसको क्या बोलते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। और सांस छोड़ रहे हैं और छोड़े ही जा रहे हैं, सांस छोड़े ही जा रहे हैं एक ही बार में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन, ठीक है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, तो उस समय इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो दो चीज है यहाँ पर में कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो रहा है और फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगा तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये चीज याद रखो कि मोर कॉन्ट्रैक्शन किसमें होगा, जो नॉर्मल हम लोग सोच रहे थे, इंस्पिरेशन नॉर्मल हम लोग सोच रहे थे, लेकिन एक्सपिरेशन यहाँ पर में जो एक्टिव प्रोसेस है, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन यहाँ पर में एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जो नॉर्मल एक्सपिरेशन है, नॉर्मल एक्सपिरेशन है, ठीक है, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन किसके कारण हो गया था, डायफ्राम के कारण और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के कारण, ठीक है, ये दोनों चीज के कारण हो रहा था हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पर में, ये पैसिव प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन ये देखो कि जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है ये हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग एनर्जी देते हैं तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ IICM, जैसे कि एब्डोमिनल मसल में यहाँ पर में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एब्डोमिनल मसल और IICM, ठीक है। तो देखो फोर्सफुल एक्सप्रेशन के केस में दो मसल आता है, IICM और एब्डोमिनल, ठीक है। अब उसके बाद सारा चीज नॉर्मल, सारा चीज नॉर्मल, जो चीज अब हम लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन सब में बात करें तो सेम चीज होता है, ठीक है। लेकिन फोर्सफुल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखो फोर्सफुल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और फोर्सफुल एक्सपिरेशन में IICM और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल होता है जो चीज पढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीवर के समय ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज हो गया रहता है, ठीक है। जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड ब्रीदिंग रेट बिकम फास्टर, ठीक है। जब CO2 का कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, फास्टर। जैसे कि इन्फेंट का 44 ब्रीथ पर मिनट होता है, नॉर्मली ब्रीदिंग कितना होता है, 12 से 16 होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेटर देन एडल्ट, एडल्ट का कितना होता है, 12 से 16, ठीक है, जो कि एडल्ट से ग्रेटर होता है, ठीक है। कुछ वहां पर में टर्म्स है, यूपनिया। यूपनिया क्या होता है, स्टेट ऑफ द नॉर्मल ब्रीदिंग, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग करते हैं तो बोलते हैं यूपनिया, ठीक है।
ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया या हाइपनिया मतलब स्टेट ऑफ द स्लो, हाइपनिया मतलब स्टेट ऑफ द स्लो ब्रीदिंग, जब स्लो ब्रीदिंग करते धीरे से सांस लेते, ठीक है। हाइपर हाइपरपनिया, हाइपरपनिया मतलब स्टेट ऑफ द फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है। एपनिया, एपनिया, एपनिया मतलब स्टेट ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द ब्रीदिंग टेम्परली। देखो ए मतलब, निया मतलब जो टर्म होता है वो रिलेटेड टू ब्रीदिंग होता है, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब, हाइपो मतलब हाइपर मतलब कम, ठीक है। ब्रेडी मतलब भी कम। देखो डिप्सनिया, डिप्सनिया स्टेट ऑफ द पेनफुल ब्रीदिंग, अगर पेनफुल ब्रीदिंग अगर जैसे कि फ्लूइडिसिटी के केस में होता है, फ्लूइड फ्लूइड अगर हम लोग के लंग्स में भर जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, फ्लूइडिसिटी, ठीक है। स्टेट ऑफ द सफोकेशन ड्यू टू द हाई CO2 कंसंट्रेशन, एफेक्सिया, एफेक्सिया मतलब स्टेट ऑफ द सफोकेशन हो जाता है यहाँ पर में हाई CO2 का कंसंट्रेशन, लो O2 का कंसंट्रेशन। डेड स्पेस एयर क्या है, ये यहाँ पर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डेड स्पेस जितना अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द कंडक्टिंग जोन, जैसे कि 150 ml, ठीक है, 150 ml अगर रहता है तो उसको बोलते हैं डेड स्पेस एयर जो रिमेन इन द कंडक्टिंग जोन, ठीक है। चलो, तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि अगला लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। बट यहाँ पर मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का ट्रिक, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में, सारा चीज डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर में जो ट्रिक है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, कल नहीं बता, ठीक है। देखो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है उसमें क्या क्या आता है, इसे याद रखेंगे, तेरी से याद रखेंगे, TERI, ठीक है। देखो, ऊपर से नीचे आने के समय यहाँ पर वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सॉरी, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ई से याद रखेंगे हम लोग टाइडल वॉल्यूम, ई से याद रखेंगे टाइडल वॉल्यूम, ई से याद रखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और आरवी से याद रखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और आईवी से याद रखेंगे क्या, IRV से याद रखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व, ठीक है। तो ये चीज पता है, देखो ये हो गया 500, ये हो गया 100, 1000 से 1100, 1100 से 1200, 2500 से 3000, तो ये कंटिन्यूअस में इंक्रीज हो रहा है, मैं इस तरह से सजा दिया हूँ, ये चीज याद रखो कि TERI, और कंटिन्यूअस में ये यहाँ पर में दोगुना हो जा रहा है, 1+1, और यहाँ पर में ये 1200 से 2500, तो ये थोड़ा सा दिमाग में फिट, ये फिट करके रख लोगे ना तो मेरा गारंटी है कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस एक तरह का ये एवरेज जिस तरह से हम लोग को लिखा हुआ है बस उतना याद रखो, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जब हम लोग ERV और RV को जोड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू 1100 है इसका, ठीक है, और ERV का स्टार्टिंग वैल्यू 1000 है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग वैल्यू को ही जोड़ना, ठीक है। इसमें अगर हम लोग जोड़ते हैं TRV और RV जो भी जोड़ते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू जैसे 2500 है तो 2500 को 1000 के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक है। हमेशा अगर 1000 जोड़ रहे हैं तो 3000 के साथ ही जोड़ेंगे, ये चीज याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, सावधानी रखना। आई बात समझ में? तो अब हम लोग सबसे पहले कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कैपेसिटी नहीं है इसका, लंग्स का, ठीक है। देखो, सबसे पहले कैपेसिटी की बात करें तो इसमें याद रखना है तेरी वाइफ, ऐसे याद रखना है, VIFE, लेकिन यहाँ पे वाइफ का स्पेलिंग VIFE हो जाएगा, ठीक है, WIFE नहीं, ठीक है। सी से याद रखो टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। बी से याद रखो वाइटल कैपेसिटी, आई से याद रखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एफ से याद रखो FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। और ई से याद रखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो, टोटल लंग्स कैपेसिटी में तो सारा वॉल्यूम ऐड कर, ठीक है, क्या क्या वॉल्यूम ऐड करेंगे, तेरी को ऐड कर देंगे, मतलब टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, और रेसिडुअल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारे को ऐड कर दो, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में से क्या करो, वाइटल कैपेसिटी में से आर हटा दो, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में से आर हटा दो, बाकी सब लिख दो, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में से आर हटा दो, बाकी सब लिख दो। अब देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो रहेगा, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो आई तो रहेगा, लेकिन क्या हम हटाएंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो आई तो रहेगा, लेकिन टी तो सब में रहेगा, ठीक है, तीन सब में रहेगा एक्सेप्ट वन, ठीक है, टी सब में रहेगा एक्सेप्ट वन। FRC को क्या याद रखेंगे, RE से, ठीक है, FRC को क्या याद रखेंगे, RE से। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को अगर टी को हटा दो, ठीक है, तो टी और ई से याद रखो, ठीक है, सॉरी, टी को हटा दोगे तो आई बचेगा, तो आई से याद रखो,
तो स्टार्टिंग में क्या करना है, आर को हटाना है, उसके बाद आई हमें चाहिए तो आई को रहने देना, ई को हटाना है, ठीक है, ई को हटाना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में भी ई रहना चाहिए, तो यहाँ पर भी ई रहेगा, आई हटा दो, ठीक है, यहाँ पर भी ई रहेगा तो आई हटा दो, और आई रहेगा तो ई हटा दो, ठीक है, उल्टा। और आर ई याद रख लो कि एफ आर सी आ रही है, एफ आर सी आ रही है, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगा हमें। आई बात समझ में? तो देखो अगर ये चीज याद रह गया ना, तो अगला लेक्चर ये इस पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। ये पूरा समरी है, ये दो जो स्लाइड है ना पूरा समरी है। बट मैं क्या करूंगा, आगे जो ये पूरा जो डायग्राम है वो अगले लेक्चर में सारा डिस्कस करूंगा ये डायग्राम के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग ये लेक्चर को करते हैं समाप्त। और यहाँ पर मैं जितना हमारा जो आज का टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। और जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।